एक बार मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सेमिनार में अभी हमारे चीफ गेस्ट थोड़ा सा डिले हैं। मैं पंकज जी अगर परमिशन करें तो शुरू करें। हाँ नहीं, वीर सर को करो। वीर सर, रिक्वेस्ट है आप प्लीज आइए और अपना प्रेजेंटेशन दे दीजिए सर। थैंक यू रितेश जी। सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज हम जो हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो पंकज जी ने जीएसटी के ऊपर करना है, दूसरा जो मेरा है वो एमएसएमई के ऊपर हमने करना है, जो 43 बीएस सेक्शन जो इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं इसका ब्रीफ कर दूं। इनफैक्ट ये एमएसएमई जो है एक्ट है, ये 2006 में ही आया हुआ था। तो पहले ये इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं था, ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स का था। तो कॉर्पोरेट्स क्या करते थे, अपने बैलेंस शीटों में इसको डिस्क्लोज करते थे। आपने देखा होगा लास्ट ईयर्स में भी अपने आपके क्लाइंट्स होंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के क्लाइंट होंगे, तो वो पहले इंटरेस्ट की प्रोविजन करा करते थे बैलेंस शीटों में। इसी एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग वो करते थे। बट फ्रॉम अप्रैल 2023 से, दैट मीन फाइनेंस एक्ट 2023 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया बाय इनकम टैक्स एक्ट में, जिसको बाय सेक्शन 43BH नाम देके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अब हम स्ट्रिक्टली लोगों को पकड़ सके कि हाँ वो कंप्लायंस करें इसके ऊपर। तो इनफैक्ट 43B जो सेक्शन है, आपने ये भी देखा होगा 43B आपके सीए साहब मांगते हैं कि ESIPF की डिटेल दे दो, TDS की डिटेल दो, डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, GST डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, वो 43B सेक्शन गवर्न करता था। तो उसी में एक सब सेक्शन डाल के 43BH ये इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी एमएसएमई है, एमएसएमई के साथ आप डील कर रहे हो, इट मीन मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, जो इसमें एक जो एक्सेप्शन दे रखी है रिटेलर के लिए, रिटेलर होलसेलर के लिए, वो अभी कवर नहीं किया गया हुआ है एमएसएमई। इनफैक्ट एमएसएमई में कवर है, बट ओनली फॉर प्राइवेट लैंडिंग, प्रायोरिटी लैंडिंग के लिए कवर है, नॉट फॉर एमएसएमई। जो 43BH के इन प्रीव्यू में बात करें तो इसके लिए वो कवर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इंटेंशन के साथ ये डाला कि अब एक सीए जो ऑडिटर है, आपके सीए साहब ऑडिटर हैं, तो वो इस चीज को चेक करेंगे कि वेदर आप कंप्लायंस कर रहे हैं इन चीजों को कि नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली इन्होंने एक प्रीव्यू बनाया, सेक्शन वही चल रहे हैं सारे एमएसएमई 2006 के एक्ट के थे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, सारे वही कंसेप्ट चल रहे हैं इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिया वो गवर्नमेंट ने वो दिया है कि सेक्शन 15 जो एमएसएमई एक्ट का कहता है कि आपने पहले एग्रीमेंट देखना है कि पार्टी के साथ एग्रीमेंट है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप चीजें सप्लाई ले रहे हो या काम करवा रहे हो उसके साथ एग्रीमेंट है कि नहीं है। अगर एग्रीमेंट है फिर तो 45 डेज के अंदर, अपॉइंटमेंट डेट से आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट रिलीज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो प्रिंसिपल है उस इनवॉइस का वो आपकी इनकम में एड बैक हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इन दैट केस आपने 15 डेज का ही क्लॉज है, 15 डेज के अंदर ही आपको पेमेंट उसको करना पड़ेगा। अदरवाइज वो भी फिर प्रिंसिपल वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और इसमें भी दो चीजें हैं कि ये बेसिकली अभी हम तो मॉनिटर कर रहे हैं कि हम 31 मार्च को देखेंगे, बट ऐसा नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर भी हमें देखना है, ड्यूरिंग द ईयर भी हमें इस चीज को मॉनिटर करना है। उस केस में क्या है कि हमें इंटरेस्ट, अगर हम ड्यूरिंग द ईयर ही हम इसको मॉनिटर करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट होगी तो ओनली इंटरेस्ट अट्रैक्ट होता है, जो कि इंटरेस्ट होगा 6 आरबीआई के ट्रिपल, जो आरबीआई का नोटिफाइड रेट है उसका 3 गुना है। दैट इज इस टाइम आरबीआई का अप्रोक्सीमेटली 6.75 रेट चल रहा है, उसका 3 गुना अप्रोक्सीमेटली होगा 20.25%। वो इंटरेस्ट की प्रोविजन करना है। और इसमें एक चीज और ड्रॉबैक है, लाइक जैसे हम ESIPF का देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो भले ही आपने पे कर दिया है, आपने डिफॉल्ट किया और उसके बियॉन्ड डेट में पे करते बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, इन दैट केस वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। सिमिलरली ये भी है, अगर आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो ये भी आपकी इनकम में ऐड होएगा, जो इंटरेस्ट की प्रोविजन की बात करें। अब हम आते हैं 31 मार्च की जो कंप्लायंस है, 31 मार्च 24 की कंप्लायंस है। इसमें क्या होगा, हमें जितने भी पैसे तो लोगों हमें एडवाइस करना चाहिए कि आप इनवॉइस के ऊपर अपने, अगर आपने एमएसएमई पे रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो आप इनवॉइस के ऊपर मेंशन करें अपनी डिटेल, बिकॉज उससे आपके लिए बेटर है कि आपकी पेमेंट टाइमली आ जाएगी। अदरवाइज नहीं तो सॉफ्टवेयर में भी करवा सकते हैं कि एमएसएमई के उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीमेशन पार्टी को हम उसमें निकाल सके, रिकॉर्ड निकाल सके कितने हमारे क्रेडिटर हमारे एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, कितने नहीं रजिस्टर्ड। अदरवाइज बहुत मुश्किल काम होने वाला है हमारे लिए।
तो जो MSME में रजिस्टर्ड है क्लाइंट्स, उनका हम मॉनिटर करेंगे कि हमें पेमेंट विद इन जो स्पेसिफाइड टाइम है अपॉइंटमेंट डेट की क्लॉज के हिसाब से हमें जो भी 15 दिन या 45 डेज के अंदर रिलीज हो जाए, अदरवाइज वो इनकम में आपकी एड बैक होएगा। सपोज करो इनकम आपकी 10 लाख अगर बनती है और किसी पार्टी का बिल 30 लाख का बिल है प्लस GST का, तो 30 लाख आपकी इनकम में ऐड होने वाला है, तो 40 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मोटा मोटी अगर बात करें तो 30% टैक्स जाएगा ही जाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, लाइक अब जब हम देखते हैं कि जो इसमें एक अगर कोई क्लाइंट ऐसा भी करता है कि 30 लाख का बिल है, 30 प्लस GST का बिल है, दैट मीन 35 लाख 40 हजार अप्रोक्सीमेटली 80% GST के हिसाब से 35 लाख 40 हजार का बिल बन गया, तो हम क्या कहते हैं कि चलो ठीक है 30 लाख पे कर देते हैं, हमारा कंप्लायंस तो हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, हमें इस केस में भी पूरा ही पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें भी प्रोपोर्शनेट ही वो हमारा एक्सपेंस अलाउ होएगा। जो भी एक्सपेंस हम बुक कर रहे हैं फॉर परचेज वो तभी अलाउ होगा, और ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर परचेजेस, नॉट फॉर कैपिटल गुड्स, बिकॉज कैपिटल गुड्स हम P&L में ले नहीं जाते, तो वो हमें उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमें सिर्फ परचेजेस देखना है, परचेजेस चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक किसी सर्विस प्रोवाइडर से बिल लिया या फिर किसी आइटम की परचेज ली, गुड्स की परचेज ली, वो हमें इस चीज को मॉनिटर करना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जितना हमने पे किया प्रोपोर्शनेटली, हाँ प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा आपको। अगर आप मान लो 35 लाख 40 हजार का बिल आया, आपने 30 लाख ही पे कर दिया, आपके दिमाग में चल रहा है कि जो 43BH है ओनली फॉर प्रिंसिपल, तो आप सोचो 30 पे करके हम बच जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो प्रोपोर्शनेट ही आपको अलाउ होगा एक्सपेंस। हाँ जी, वो ग्रॉस लेके कैलकुलेशन करेंगे, उसके हिसाब से वो चलेंगे। अब हमें प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना है। हाँ जी, ये जो एग्रीमेंट की बात हुई है कि 45 डे का एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा या बिल के ऊपर जो लिखा होगा मेंशन होगा? नहीं, एग्रीमेंट बिल का नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, मोस्टली जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वेंडर क्रिएशन करते हैं, तो वो एग्रीमेंट वो बन जाता है बाय इवन ईमेल भी करते हैं, तो भी वो एग्रीमेंट ट्रीट होएगा, उसमें अगर पेमेंट की टर्म आपकी मेंशन होगी तो। विदाउट MNC? हाँ जी, विदाउट MNC भी अगर वैसे तो देखो आपको एग्रीमेंट के थ्रू ही करना चाहिए, अदरवाइज तो 15 डेज के क्लॉज में फॉलो होगी। अदरवाइज आप ये बेटर तरीका है कि आप बाय एक ईमेल पे भी डलवा लीजिए। उसमें क्या है कि अगर आप मान लो पेमेंट का आप मोर देन 45 डेज चले जाते हो, 60 डेज का डाल देते हो, तो बेसिकली MSME एक्ट का जो पावर दे रखे वो सुपर पावर बनाई हुई है इसमें। जितने भी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या इनकम टैक्स एक्ट है, सब में सुपर पावर इसको बना रखा है कि 45 डेज ही आपको मैक्सिमम मिलेगा, चाहे 60 दिन का भले आपका क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इन दैट केस 15 डेज। तो जिनका बिल पे मेंशन है, हाँ जी, जिन पार्टी का बिल पे मेंशन किया हुआ है पेमेंट विद इन 90 डेज या 60 नहीं, वो कोई भी प्रिवेल नहीं करेगा सर, ओनली 45 डेज या 50 डेज। मैं क्या बिल पे 45 डेज लिखा है, 60 डेज लिखा है, 45 डेज अलाउड होंगे? नहीं, एग्रीमेंट सर, बिल के ऊपर जो बिल के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। नहीं, बिल के ऊपर जो लिखा है ना सर, वो बिल तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है ना, उससे पहले कुछ ना कुछ वर्क ऑब्लिगेशन या फिर बाय ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस होएगी, उसमें आपने क्लॉज डिस्क्लोज किया होगा कि हाँ 45 डेज है, 60 डेज है या 90 डेज है। वो तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ही होता है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर से मैं रिटेलर होलसेलर की बात भी करें ना, तो रिटेलर होलसेलर को इन्होंने बाहर रखा हुआ है इसमें से, उस पे होलसेलर ने खरीदना तो है ही है ना उससे, MSME से। हाँ वो मैन्युफैक्चर से खरीदना, तो वो देखेंगे उसके ऊपर। उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। उसमें जब लिखा हुआ है उसने 45 डेज या 60 डेज, बिल के ऊपर ही मेंशन है कंपनी का। नहीं, इसमें एग्रीमेंट के टर्म में डिफाइन है सर, एग्रीमेंट एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि इसमें अपनी टर्म एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। हाँ, म्यूचुअल एग्रीड है, नॉट इनवॉइस। तो देखो क्या इनवॉइस में तो बंदा अपने अकॉर्डिंग लिख देता है, वो एग्रीमेंट नहीं बना जब तक आपका दूसरा बंदा उस चीज को एग्रीड नहीं करता। तो ये चीजें अब इसमें कई बार होता है कि हम इनवॉइस रेज कर देते हैं, इनवॉइस रेज करने के बाद हमें एक एक्सेप्टेंस, जब ऐसा नहीं कि इनवॉइस की डेट से आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट होगी, वो कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस भी ऐसा नहीं कि आप डेफर कर सकते हैं कि नहीं अभी बिल आया 6 महीने बाद आप उसको एक्सेप्ट करें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो आपको एक स्पेसिफिक पैरामीटर फॉलो करना पड़ेगा जो कंपनी की पैरामीटर्स है, आपकी कंपनी के पैरामीटर्स है। लाइक आपने कोई से मैन्युफैक्चर से माल मंगाया, अब परचेज करने के क्या वो इसका ई बिल रेज हुआ होगा, डेफिनेटली आपकी सारा कुछ वो ट्रैक आ गया कि आपके स्टॉक में कब वो आइटम आ गई, तो इन दैट के जिस दिन आपके स्टॉक में एंटर हो गया, बुक्स में एंटर हो गया, एक्सेप्टेंस वो ट्रीट होगी बेसिकली ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स। हाँ, यस। और उसमें फिर आपको अगर आपको लगता है कि कोई क्वालिटी इशू है या कुछ और भी आपको कोई क्वांटिटी इशू है, तो वो आप उसको इंटीमेट कर सकते हैं। वो भी इसका भी टाइम 15 डेज का टाइम दे रखा है कि 15 डेज के अंदर ही आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ड्यू टू बी वो एक्सेप्ट ट्रीट होगा आपका।
और अगर आपको ये लगता है कि हाँ उसमें कोई करेक्शन होते फिर उसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया तो वो कब तक रिजॉल्व होगा, बट फिर ये ट्रीट होगा कि उस बंदे के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन क्या हो रही है, कितनी क्या स्पेसिफिकेशन हो रही है आपकी, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सर वो डिस्प्यूट रहता है सप्लायर से पेमेंट करने के बाद? नहीं सर, डिस्प्यूट तो क्लियर इसमें लिखा हुआ है ना कि 15 डेज का टाइम है आपका, 15 डेज में आपने जो करना है वो बाय रिटर्न करना है, वो फिर रिटर्न सब्जेक्ट टू सिविल कोर्ट हो गया, जो भी मैटर कोर्ट का मैटर आ गया ना फिर तो। आप जीएसटी में 8-8 महीने पर कई नोट देते हैं जी, डेबिट नोट देते हैं जी। नहीं वो जीएसटी में दे या ना दे इसमें तो स्पेसिफिक लिखा है सर कि आपने बिल रेज किया, बिल उसके बाद मिल गया, बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं एक्सेप्ट किया उसने आपको इंटीमेट कर दिया कि हाँ आपका स्टॉक में ये इशू है, सिमिलरली आपने रिस्पॉन्ड किया मेरे को, अब वो टर्म कंडीशन उसके हिसाब से चल पड़ेगी। अब जैसे सर मेरे को एक दो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ना बड़ा हैवी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सारी मशीन ना 2-3 महीने पहले एडवांस मंगानी पड़ती है। ठीक है, हमारे 45 दिन का तो पीरियड है, पेमेंट करती है 45 दिन के अंदर। ठीक है। तो वो मशीन में जब इंस्टॉल करने लगे कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गई, वो तो फिर नहीं तो वो फिर स्टॉक तो आपके एक्सेप्ट हुआ नहीं ना मटेरियल आपका, अभी जब तक वो कंप्लीट स्टेज पे आप नहीं लोगे एक्सेप्टेंस आपकी, तभी तो एक्सेप्टेंस लिखा है सर। माल आ गया, चेन्नई से माल आ गया, हमारे पास पड़ा स्टॉक। सर गुड्स मैटर नहीं करता आपका, मैटर वैसे तो कैपिटल गुड्स इसमें इस प्रीव्यू से बाहर ही है, इसके प्रीव्यू से बाहर है। कुछ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई है सर, कंप्लीट बना के देगा। नहीं मशीनरी तो कैपिटल गुड्स से होता है नहीं, सर, नहीं। अगर चलो वो मान भी लेते हैं तो उसमें क्या है अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ जी, उसने जी। क्या किया, ये प्लांट बनाना है, इस प्लांट में सब कुछ आपने इंस्टॉल करना है, तो मेरी परचेज है ना, गवर्नमेंट उसके पैसे दे दिए मेरे को। ठीक है। वो मेरी कैपिटल गुड्स नहीं है। ठीक है। मान लो 3 महीने बाद मैं वो इंस्टॉल करता हूँ अपनी साइट पे, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, और चेन्नई का बंदा तो मेरे को वही करेगा, पेमेंट रोकी होगी तो बंदा बोतल भी करेगा। सर पेमेंट उसका क्या, रोकने उसका है कुछ? नहीं उसका कुछ नहीं है, उसमें पेमेंट रोकने का ओनली जो रिटेंशन मनी होते हैं नॉर्मली आपके इंडस्ट्री के पैरामीटर के हिसाब से आप 5% होल्ड करते हैं, वो तो अलाउड है, 5%, 7%, 6% जो भी आपकी इंडस्ट्री लाइक कॉन्ट्रैक्टर में मोस्टली 5% होल्ड करते हैं एज रिटेंशन मनी, तो वो आपका इस प्रीव्यू में नहीं देखा है। हाँ वो आप उस पे सेफ हो, वो आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, रिटेंशन मनी की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बाकी रिमेनिंग जो भी लॉ है वो अकॉर्डिंग इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें हमने क्या करना है 31 मार्च 2024 को हमने करना क्या है, सबके जितने भी आपके क्रिएटर स्टैंड हो रहे हैं अभी स्टार्ट हमें करना पड़ेगा, जो भी क्रिएटर स्टैंड हो रहे हैं उनके पहले तो हमें इंटीमेशन मंगानी पड़ेगी क्या वो एमएसए में फॉल होते हैं कि नहीं होते हैं, उनके सर्टिफिकेट मंगाने पड़ेंगे हमें, उसके बाद हम फिर अब हम कई बार इंडस्ट्री में भी चल रहा है कि नहीं हम चेक दे देते हैं, चेक दिखा के उसको स्क्वेयर ऑफ कर देंगे, बट ऐसा भी नहीं है, अगर आपका लास्ट फास्ट ट्रेंड रहा है कि हाँ आप करते हो चेक इशू करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे साल आप एनईएफटी करते थे लास्ट में चेक इशू करने लग पड़े आप, तो वो भी नहीं है। और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप चेक इशू कर रहे हो 10 लाख का, बैलेंस आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए, तो वो कैसे अलाउ होएगा? बेसिकली ये सारा कुछ इशू होएगा आईटीओ के केस में, जब आईटीओ के पास आपका केस जाएगा वो अपना वो बेस्ट जजमेंट यूज करेगा कि हाँ क्या अलाउबल है कि नहीं है, बट नॉर्मली एज ए ट्रेंड देखें तो अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए ही हैं और आप 15 लाख का चेक इशू कर रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये चीजें देखना पड़ेगा। और अब एक तो एग्रीमेंट अगर नहीं है जिसके वेंडर के साथ, तो वो भी अगर हम बैक डेट में कर सकते हैं बाई कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेन्योर ज्यादा मिल जाएगा, अदरवाइज तो 15 दिन का फिर टेन्योर ही मिलेगा आप लोगों को। तो ये चीजें हैं। अब एक रिपोर्ट भी इसके ऊपर रिपोर्ट भी आप तैयार कर ले, ज्यादा बेटर है कि किसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ड्यूरिंग द ईयर, किसका डिफॉल्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कि इंटरेस्ट किसका बनता है वो हमें जमा कराना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कल को केस लगेगा तो वो भी आपका इंटरेस्ट एज ए एसएससी का ऑफिसर कहेगा जमा कराने के लिए, या तो इनकम में आपकी एड बैक कर देगा, तो डबल। हाँ सर, इंटरेस्ट का क्या पोजीशन है उसके एक बार क्लैरिटी दोबारा कीजिए। इंटरेस्ट सर लाइक आपने बिल किसी सप्लायर का बिल अप्रैल में लिया कोई परचेज, हाँ जी अप्रैल में ले लिया, अगर हम 45 डेज की बात करें तो आपका 15 मई ड्यू डेट बनती थी उसकी पे करने की, आपने 15 मई के बियॉन्ड पे करा उसको, तो इन दैट केस जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसका वैसे तो इन्होंने कहा 3 टाइम ऑफ द आरबीआई का रेट वेरिएशन होती रहती है, लेकिन आज की डेट देखें तो 6.75 है, तो ये कहते हैं 3 टाइम ऑफ द आरबीआई, वो अपने इंटरेस्ट उस सप्लायर को पे करना है। बट ये तो अभी हाँ जी जी सर, जिसका ओपनिंग बैलेंस चल रहा है पिछले, नहीं वो नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस एक्चुअली ये रिलेशन है पीएनएल से, आपके पीएनएल में क्या डेबिट हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी पिछले साल डेबिट हो चुका है,
तो वो इस साल के कोई रिलेवेंस है ही नहीं अब उसका। उसकी में मान लीजिए 30 लाख पीछे था हमारा ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी। हमने 15 लाख को किया, 45 लाख हो गया। अब हमने कर दी 20 लाख की पेमेंट। ठीक है। तो ये फीफो माना जाएगा अब या नहीं, ये फीफो सोचिए? फीफो लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो पेमेंट मेक कर रहा है, मान लो आप एज ए बायर हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपने किस बेसिस ट्रीट किया। वैसे तो एग्रीमेंट देखा जाएगा आपका। एग्रीमेंट भी नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपके ऊपर क्या डिपेंड, आपने किस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट की। क्या आपने इस साल की पेमेंट की या पिछले साल से पेमेंट हम की? ये सोचे कि हमने एग्जैक्टली बिल टू बिल पेमेंट कर दी इस साल की, ठीक पिछली है। हमने छेड़ी नहीं। क्या वो अलाउबल है? हाँ, वो अलाउबल है सर, वो और अलाउबल अगर है। राउंड फिगर करते हैं तो और राउंड फिगर में वो इंस्ट्रक्शन, आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, प्रिवेल करेगी कि आपने किस बेसिस पे पेमेंट की। क्या पिछले की या इस साल की? करेंगे कि हमने हाँ। करंट ईयर की करी। नहीं, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि पहले तो जो पेमेंट मेक कर रहा है उसकी इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होगी, फिर अगर वो भी नहीं बता पा रहा तो जिसने पेमेंट रिसीव की उसने कैसे स्क्वायर अप किया। फिर थर्ड ऑप्शन कहता है फीफो मेथड। मतलब यहाँ पे एज ए एसएससी को, हाँ, एसएससी को बेनिफिट दिया हुआ कि आप अपनी चॉइस यूज कर सकते हैं। और सेकंडली 44 एडी वाले केसेस में हाँ, 44 एडी क्या है उसको बाहर रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, सुपर पावर तो बनाया हुआ है सेक्शन को, एमएसएमई को, बट 44 एडी 44 एडीए इन लोगों को बाहर रखा हुआ कि वो अभी सेफ है। मतलब जो एप्लीकेबल है 44 एडी में आते हैं, हाँ, वो वो- प्रेफर्ड है कि वो- 44 एडी में ही फाइल करें फिर। हाँ, वो बेटर, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सिर्फ बेसिकली का ऑडिट है वही कंप्लायंस में है। हाँ, ऑडिट है जिनका बेसिकली आप देखो 43B सेक्शन जो है ना वो ओनली होता है फॉर्म 3CA CD जिसका जाता है उसी के लिए होता है। और वहीं पे जाके सीए साहब आपको देखेंगे भी कि CBCD फॉर्म में कहाँ रिपोर्ट करना है इस चीज को। तो अगर आप 44 AD में जाते हैं तो वो तो वैसे ही ऑडिट से बाहर हो गए, तो वो सेफ है इस चीज में। जहाँ ऑडिट है वहाँ compliance है। हाँ जी। सर जीएसटी में जैसे 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर उसको भी कमीशन है। मीडियम हाँ, एंटरप्राइजेस के लिए वो इसमें स्मॉल और मीडियम है सर। माइक्रो हाँ, माइक्रो सॉरी, माइक्रो एंड स्मॉल। माइक्रो वाले जो अगर 5 करोड़ से नीचे हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट है, और 10 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी जो इससे अपर कैप वाले वो, और 50 लाख की उनकी टर्नओवर है। 50 करोड़। हाँ, 50 करोड़ की, सॉरी। 10 करोड़ से जिसकी मशीनरी ऊपर है वो भी इसमें कवर नहीं है। नहीं, वो भी कवर है सर। 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ से ऊपर नहीं कवर है। 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक आपके माइक्रो में फॉल होंगे, स्मॉल में फॉल होंगे। 10 करोड़ जिसकी प्लांट एंड मशीनरी है, 10 करोड़ से ऊपर तो वैसे मीडियम में चले गए वो। हाँ, ये है कि अगर कन्वर्जन होता है, लाइक आज आप मीडियम में हैं और नेक्स्ट ईयर चाहे नेक्स्ट मंथ ही आप कन्वर्ट हो गए, अगर अप्रैल में आप कन्वर्ट हो गए मीडियम में चले गए, तो इन दैट केस 3 साल तक फिर भी आप इस सेक्शन में फॉलो हो गए। आप बेनिफिट ले सकते हो 3 साल तक। मतलब जिससे पेमेंट लेनी है आपने उसको इंटीमेट कर सकते हो कि हाँ, मैं अभी कन्वर्ट हुआ हूँ, बट फिर भी हमें 3 साल तक का इसका बेनिफिट मिलेगा। पेमेंट आपकी टाइमली आ जाएगी उनसे। देने वाले को मुझे पता नहीं। हाँ, देने वालों तो है ही है। तो ये सारा प्रीव्यू है 43BH का। इनफैक्ट इसमें कई रिप्रेजेंटेशन दी हुई फाइनेंस मिनिस्ट्री को, बट अभी तक एग्जैक्टली कोई डेफर का कोई डेडलाइन दी नहीं है गवर्नमेंट ने कि हाँ इसको डेफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने तो क्लैरिफिकेशन भी किया कि हमने इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। दैट मीन अभी तक स्टैंड हो क्या गया। मांगेगा जी? हाँ सर। ऑडिटर एसएससी से क्या क्या मांगेगा एवरी टाइम ऑफ ऑडिटर, देखो ऑडिटर तो आपको कहेगा कि आप इसके रिपोर्ट तैयार करो कि आपके जितने भी क्रेडिटर खड़े हैं जो 31 मार्च, पहले तो कहेगा कि ड्यूरिंग द ईयर चेक करो कि इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता था, आपने प्रोविजन किया कि नहीं किया, पहला चेक। दो वीडियो में सुना है कि 31 मार्च वाले को लेंगे बाकी पीछे का नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आपसे वो पता आपसे लगेगा, सुना है क्योंकि अभी तक यही था कि विद इन फाइनेंशियल अगर पेमेंट हो जाती है तो दैट इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, बट इंटरेस्ट तो फिर भी देखेंगे ना सर, जो इंटरेस्ट नोटिफाई कर रखा है गवर्नमेंट ने। अच्छा 43 जो पहले सेक्शन था इनकम टैक्स में, उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन एप्लीकेबल होता था? 43B ओनली इंटरेस्ट होता था जो बैंक्स को इंटरेस्ट हम देते थे वो, जैसे लाइक आपने बैलेंस शीटों में डाल दी और बैंक को आपका अकाउंट ही NPA हो रखा है, तो वो पहले डिसअलाउ होता था। सेम मतलब 43B सेक्शन बेसिकली है ही है कि जो आप एक्रूअल बेसिस से काउंटिंग करते हैं, तो कुछ पार्ट्स को उन्होंने कैश बेसिस किया था। लाइक आपने जीएसटी आपने प्रोविजन तो कर लिया लेकिन आपने पे नहीं किया। जो आप कह रहे थे ना अभी कि चेक दे दिया उससे नहीं आया, तो ये क्राइटेरिया उस पे भी लागू होगा। जब ऑडिट होगा उस टाइम क्लैरिटी हो जाएगी वो पेमेंट हो पाई कि नहीं हो पाई चेक हाँ जी, देने पे। हाँ जी, हाँ, वो उससे आई थिंक ज्यादा बेटर चेक हो पाएगा। हाँ, बेटर उस जैसे ज्यादा हम बेटर VAT के लिए करते हैं, GST हाँ जी, हाँ TDS उसके जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप एसएससी से सर्टिफाई भी कराओगे ना खाली? बेसिकली एमएसएमई में मेरी पार्टी है कि नहीं है आपको तो कुछ पता नहीं नहीं, वो देखो क्या एक्चुअली क्या है ना, एसएससी सर्टिफाई तो कराएंगे बट रिस्क तो एसएससी के ऊपर है ना। सीएस आपके ऊपर भी तो है लेकिन एसएससी के ऊपर है। कल का को तो काम है डिक्लेरेशन ले लेना हाँ, एसएससी से, उसके अगर बाद सीएस आप तो डिक्लेरेशन लेके अपनी फाइल मेंटेन करके चुपचाप बैठ गए, अब कल को एसएससी फंस गया, अगर 1 करोड़ की डिसअलाउंस हो गई, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स 30 लाख रुपए वैसे बन जाएगा वो,
30 का वो बाकी पेनल्टी इंटरेस्ट ऑडिटर्स पे तलवार तो नहीं, एज ऑडिटर तो हर चीज का आप स्टॉक आप बैलेंस शीटों में 10 करोड़ का स्टॉक खड़ा कर देते हो। ऑडिटर देख आप देखो वर्किंग पेपर पहले लिखवा लेता है कि 10 करोड़ का आपको स्टॉक की डिक्लेरेशन दे दो मेरे को, वो कौन सा वेरीफाई करने जाता है? सही बात। ये चीजें हैं। सर जो इंटरेस्ट आप बोल रहे हो कि 6% ये कुछ भी आरबीआई के उसके हिसाब से वो किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा या पार्टी को? नहीं, जिसने सप्लाई दी है उसको मिलेगा। MSME हाँ जी, जिसने सप्लाई दी है, जो जिसने सप्लाई ली है वो पे करेगा, जिसने सप्लाई दी है उसको मिलेगा। 6.75 मल्टीप्लाई बाय 3 है, दैट मीन 20.25% है।